हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आज 26 जून 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं, तो उसी क्रम में शुरू करते हैं। आप आ जाइए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। 26 जून 2020 का करंट अफेयर कह रहा, राजस्थान सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक बात है। देखिए, राजस्थान सरकार के बाद जो दूसरा राज्य है जिसने कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया है उसका नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। आप जानते हैं बाबा रामदेव ने अभी कोरोना की 3 दवाएं का किट बनाई थी, जिसमें एक का नाम था कोरोनिल, दूसरी थी स्वासरी और तीसरी था अणुतेल। लेकिन आयुष मंत्रालय का कहना है कि बाबा रामदेव ने इम्यूनि सिस्टम के लिए ही लाइसेंस लिया था, ना कि कोविड-19 की दवा के रूप में लिया था, जिस कारण से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा है, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर क्लेयर कॉनोर, ठीक बात है, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में कौन सी अध्यक्ष बनी है। देखिए, पहली बार कोई महिला जो है एमसीसी की अध्यक्ष बनी है। बिल्कुल ठीक बात है, 233 साल के इतिहास में पहली बार। अब आप जान लीजिए, देखिए इससे पहले कौन थे। इससे पहले श्रीलंका के क्रिकेटर कुमार संगाकारा इसके अध्यक्ष थे एमसीसी के, लेकिन कोरोना की वजह से उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा भी दिया गया था। उसके बाद वो बढ़ा हुआ 1 साल भी खत्म हुआ है, तो अब क्या हो गया है, अब इन्हें चुन लिया गया है क्लेयर कॉनोर को। ठीक हो गई बात, क्लेयर कॉनोर को एमसीसी की अध्यक्ष चुन लिया गया। पहली महिला है जो एमसीसी की अध्यक्ष बनी है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा, अमेरिका के कोर्ट ने अपनी जॉनसन एंड जॉनसन के टेल्कम पाउडर से ओवरीन कैंसर होने पर कंपनी पर कितने बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा दिया है। ठीक बात है। देखिए, 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। ये इससे क्या हो रहा था, इससे महिलाओं को ओवरी कैंसर हो रहा था। ठीक बात है। ओवरी कैंसर आप जानते होंगे, महिला का इंटरनल पार्ट है जहां से एग प्रोडक्शन होता है। तो ओवरी कैंसर हो रहा था, जिससे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो टेल्कम पाउडर से साइड इफेक्ट के रूप में देखा गया, तो कोर्ट ने 2.1 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया। लगभग ये 200 करोड़ के आसपास होगा। ठीक बात है, 200 करोड़ का जुर्माना है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा है, इनमें से किसने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 10वीं और 12वीं बच्चों के पेपर रद्द करने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल ठीक बात है, सीबीएसई ने। सीबीएसई ने कोरोना के चलते 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होनी थी उन्हें रद्द कर दिया है। और ये कहा गया है कि पिछले 3 बार के 3 सेमेस्टर का असेसमेंट 3 सेमेस्टर का जो एवरेज देख करके ईयर का असेसमेंट किया जाएगा और उसी आधार पे स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे और उसका प्रमोट किया जाएगा। ठीक हो गई बात। आप जानते हैं कोविड-19 अभी कंट्रोल नहीं हुआ है। कह रहा, डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो संजीता चानू का केस मैं आपको बता देता हूं, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, 2017 में संजीता चानू का नाम अवार्ड के लिए कंसिडर नहीं हुआ था। तो संजीता चानू इसके लिए कहां चली गई थी, इसके लिए 2018 में वो कोर्ट में चली गई थी। तो कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने कहा था कि उनका नाम कंसिडर किया जाना चाहिए। ओलंपिक में भी उन्होंने पदक जीता है। तो उसके बाद हुआ क्या, वो डोपिंग में फंस गई। तो डोपिंग में फंसने के बाद कोर्ट ने कहा था कि आप इन्हें कंसिडर करिए और बंद लिफाफे में अपना डिसीजन रखिए, जिससे होगा क्या, डोपिंग के मामले का निर्णय आने के बाद अवार्ड दिया जाना है या नहीं दिया जाना तो वो तय किया जाएगा। तो अभी हुआ क्या है, संजीता चानू जो है डोपिंग से फ्री हो गई हैं, जिस कारण से उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए उनका नाम का कंसिडर किया, सम्मानित किया जा रहा है उन्हें। ठीक होगी, ये 2018 में दिया जाना था। चलिए अब आप इसमें देख लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक संस्था होती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और एक होती है नाडा। मैंने आपको पीछे भी बताया था, इनका हेडक्वार्टर भी बताया था, कब इनकी स्थापना हुई थी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, नाडा का कहाँ है और दोनों स्टैब्लिश कब हुई है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की शुरुआती स्टेज में ही अलर्ट करने वाला डिवाइस विकसित किया है। ठीक होगी बात, आईआईटी गुवाहाटी ने ये डिवाइस विकसित किया है। एक्चुअल में क्या होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक का व्यक्ति की आंख में इफेक्ट आने लगता है, उसे धुंधला दिखने लगता है, काला दिखने लगता है, बिंदु बिंदु से दिखने लगते हैं और कई बार उसकी आंख भी खराब हो जाती है।
अगर शुरुआती स्टेज में ही इसे देख लिया जाए तो उसका इलाज संभव हो पाता है, अन्यथा व्यक्ति अंधा होने की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। तो इसी का ही IIT गुवाहाटी ने रेटिनोपैथी होने की शुरुआती स्टेज में उसकी पहचान की जा सके, इसके लिए ही पूरा सिस्टम डेवलप किया है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आप एक चीज देख लीजिएगा, ये जो टेस्ट किया है, सिस्टम बनाया है, इसके लिए माइक्रोफ्लूडिक सिस्टम है। माइक्रोफ्लूडिक का मतलब है कि व्यक्ति के शरीर का तरल पदार्थ में क्या होगा, या तो आंसू होंगे या फिर उसका यूरिन लेकर के उससे जांच की जाएगी। ठीक होगी बात, कि वो डायबिटिक रेटिनोपैथी से इफेक्टेड है या नहीं है। चलिए, ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर से किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने का निर्णय किया है। देखिए, अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात है, जिसने अपने ब्रांड से फेयर एंड लवली के फेयर शब्द हटाने का निर्णय लिया है। आपको ये पता होना चाहिए ये इशू क्या चल रहा है। देखिए, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई थी। आप जानते हैं, पुलिस की क्रूरल्टी से जॉर्ज फ्लॉयड मारे गए थे। तब से ही ब्लैक लाइव्स मैटर का अभियान चल रहा है पूरे विश्व में, और इसी कारण से ये निर्णय लिया गया है कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अपनी जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर वाइटनिंग, शाइनिंग आदि शब्द छापती है। वाइटनिंग, शाइनिंग, जो ये दिखाता है कि जो व्हाइट है, शाइन है, वही समाज का सभ्य अंग है, बाकी सब क्या है, असभ्य हैं। यानी कि ये क्रीम लगा करके समाज में एक नस्ल भेद पैदा कर रहे थे कि व्हाइटनिंग और ब्लैक के बीच का एक भेद पैदा हो रहा था, जिस कारण से अब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा है कि मैं व्हाइटनिंग, शाइनिंग शब्द हटाऊंगा। आपके यहाँ पे एक क्रीम आती है फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली से भी फेयर शब्द हटा दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। आप जानते हैं, पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है व्हाइटनिंग, शाइनिंग को लेकर। जॉर्ज फ्लॉयड की जब से मृत्यु हुई है तब से ये अभियान चल रहा था। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा, चीन आर्मी के खिलाफ किस देश ने अपनी सेना यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात करने का निर्णय लिया है। चलिए देखिए, ये निर्णय जो लिया है ये आपके अमेरिका ने लिया है। अमेरिका की जर्मनी में लगभग 45,000 सेना है। तो अमेरिका ने कहा है कि मैं यहां से अपनी सेना कम कर रहा हूं और मैं इसे कहां कहां डिप्लॉय करूंगा। मैं इसे साउथ चाइना सी में, यानी कि आसियान कंट्री के पास इसे डिप्लॉय करने जा रहा है, वो आसियान कंट्री के पास। और साथ ही साथ उसका एक नौसैनिक अड्डा है जिसका नाम है डियागो गार्सिया, हिंद महासागर में, उसको पास ये इसको डिप्लॉय करने जा रहा है। देखिए हुआ क्या है, पहले ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका, भारत और चीन विवाद में बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही अमेरिका को ये लगा कि भारत का झुकाव रूस की तरफ जा रहा है और रूस जो है एक मध्यस्थ बन जाएगा तो एक विश्व पावर के रूप में स्टैब्लिश हो जाएगा, तो वैसे ही अमेरिका का तुरंत बयान आया और अमेरिका ने कहा है कि हम भारत की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया, मलेशिया आदि जो कंट्रीज हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी अमेरिका जो है अपनी सेना को यूरोप से हटाकर एशिया में डिप्लॉय कर रहा है। ठीक हो गई बात। डियागो गार्सिया में पहली बार लगभग 10,000 सैनिक, 9500 सैनिक डिप्लॉय किए जा रहे हैं डियागो गार्सिया में। ठीक माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब चीन के ऊपर दबाव में आकर के ये जो है डिस्प्यूट है इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार, जब चीन की बात करिए तो साउथ चाइना सी दिखा देता हूं, फिर मैं बताता हूं क्या है विवाद। चलिए देखिए, जो आप यहां पर मैप देख रहे होंगे ये साउथ चाइना सी का मैप है। ठीक हो गई बात। इसमें आप एक लाइन देख रहे होंगे, मैं लाइन को डार्क कर देता हूं, फिर हम देखते हैं। जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये वाली दिख गई होगी आपको, इसे बोलते हैं 9 लाइन। कौन सी लाइन? 9 लाइन बोलते हैं इसे। देखिए मैं आपको बताता हूं, 1947 में हुआ क्या था, चीन और जापान का युद्ध हुआ था जिसमें जापान पराजित हो गया था। जापान पराजित होने के बाद ही चीन ने ये 9 लाइन को मार्क किया था, और 9 लाइन के बीच का जितना भी हिस्सा है जिसमें ये पार्सल आइलैंड है और ये स्प्रेटली आइलैंड है, चीन कहता है कि ये मेरा हिस्सा है और चीन इसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है, जिस कारण से चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के देश जो कि एक है मलेशिया, आप देखिए इधर मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया है, इधर आप देखेंगे हांगकांग है, इधर वियतनाम है, इनके साथ में क्या चल रहा है, इनके साथ में डिस्प्यूट चल रहा है। इधर ब्रुनेई है, आप देख सकते हैं, इधर ब्रुनेई है, ये ब्रुनेई है।
तो इनके साथ में डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक बात है। तो इस क्षेत्र का न केवल राजनीतिक महत्व है बल्कि इसका आर्थिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में लगभग 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस, तेल और मूंगे का भंडार है, जिसके ऊपर कब्जा जमाने की होड़ ही चाइना को साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में उलझा रही है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसमें एक दो बार आपको बता देता हूं। इसमें एक पार्सल द्वीप आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। पार्सल द्वीप पर चाइना वर्सेस वियतनाम है। देखिए 1974 तक पार्सल द्वीप पर चाइना और वियतनाम का संयुक्त अधिकार था, ये वियतनाम और ये चाइना। लेकिन 1974 में एक झड़प हुई, झड़प के बाद चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो दोनों के बीच में इसको लेकर के विवाद चल रहा है, पार्सल द्वीप को। इसी तरह से स्प्रेटली द्वीप भी है। स्प्रेटली द्वीप को लेकर के भी वियतनाम और आपका चाइना और आपका ब्रुनेई, इनमें क्या चल रहा है, इस पर अधिकार को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। पेपर में एक बार पूछा गया है 9 लाइन का संबंध किससे है और ये पार्सल द्वीप और स्प्रेटली द्वीप क्या है। तो आप देख लीजिए, आइलैंड्स हैं। ये एक्चुअल में केवल एक भौगोलिक आइलैंड ना होकर ये आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र है, जहां पर गैस, तेल के भंडार हैं, जिस पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका भी इस क्षेत्र में चाइना को होल्ड नहीं करने देना चाहता, इसीलिए वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब आप देखिए भारत क्या करता रहा है। भारत यहां पर चाइना के हितों का विरोध करता रहा है हमेशा से। चाइना की दावेदारी को भारत काट करता रहा है। एक ये भी कारण है भारत और चाइना के बीच डिस्प्यूट का। भारत ऐसा क्यों करता रहा है? देखिए, भारत के आसियान के साथ अपने हित हैं। भारत का 55 से 60% जो व्यापार है वो समुद्र के तहत आसियान देशों से होता है। और मलेशिया, सिंगापुर, ये वो कंट्रीज हैं जो भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रूट हैं। अगर इन देशों पर चाइना का होल्ड हो जाएगा तो भारत जो है आर्थिक रूप से घिरा हुआ महसूस करेगा, जिस कारण से भारत हमेशा वियतनाम और मलेशिया, इन देशों के जो हितों का है वो सपोर्टर रहा है। ठीक बात है, जिस कारण से भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट बना रहता है। अब अमेरिका भी यहाँ पर अपनी सेना डिप्लॉय कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिकार बना रहे। एक्चुअल में अमेरिका के भी अपने हित हैं, सब अपने अपने हित के लिए तरीके से एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर चाइना इस क्षेत्र पर कब्जा करता है तो चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को शिफ्ट कर विश्व शक्ति की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ही अमेरिका जो है चाइना का विरोध कर रहा है। चलिए, मैंने आपको कहा अमेरिका यहां पर अपनी सेना डिप्लॉय कर रहा है। इसके अलावा और कहां कर रहा है? डियागो गार्सिया में। मैं आपको डियागो गार्सिया भी दिखाता हूं। आ जाइए आप मेरे साथ। देखिए, ये है डियागो गार्सिया, आप देख सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये भारत है, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में ये है वो डियागो गार्सिया, जहां पर अमेरिका ने अपना नौसैनिक अड्डा बना रखा है। हालांकि फिजिकली ये बहुत दूर है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। ये एक एशिया में संतुलन बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डा है। अमेरिका यहाँ पे लगभग 9500 अपने सैनिक डिप्लॉय करने जा रहा है पहली बार। ठीक होगी बात। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपसे पूछे कि इसका थीम क्या था तो आपको बताना पड़ेगा बेटर 2020 का थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। यानी कि अच्छे देखभाल के लिए अच्छी जानकारी होना जरूरी है। 2020 की थीम है इस बार की अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन एवं तस्करी निरोधक दिवस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन से देश में कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन परीक्षण के तहत सोवेटो शहर के एक निवासी पर इसका फैसला प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका का सोवेटो शहर है जहां पर कोरोना की एक वैक्सीन के ऊपर प्रयोग हो रहा है। चलिए, बहुत वैक्सीनों पर प्रयोग हो रहे हैं। चलिए, मैंने आपको बता दिया, ज्यादा कोई ऐसी खास बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट। कह रहे एशिया के बाद हाल ही में किस देश ने चीन के अरबों डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है? तो उस देश का नाम है केन्या। देखिए, ये जो है कोर्ट में चला गया था मामला, और चीन के बहुत से जो प्रोजेक्ट थे रेलवे के वो अवैध पाए गए, जिस कारण से कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया है। तो एशिया में भारत के बाद अब चीन जो है केन्या दूसरा देश हो गया है जहां पे रेलवे में उसके प्रोजेक्ट रद्द हो रहे हैं। आप जानते हैं भारत ने भी
जब से इंडिया चाइना लद्दाख में गलवान घाटी में डिस्प्यूट हुआ है, हमने बहुत से प्रोजेक्ट इनके रद्द कर दिए हैं और लगातार भारत सरकार जो है लीगली कैसे हो सकता है उसको आगे करके इसे धीरे धीरे रद्द करने का प्रयास कर रही है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 25 जून को किन राज्यों में लगभग 100 से ज्यादा, हाँ लगभग 135-40 लोगों की डेथ हो गई है। देखिए तो बिहार, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 2 जिले थे जहां पर बिजली गिरने से 135-40 लोगों की डेथ हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं। कह रहा असम में गैस के कुएं में आग लगने से एनजीटी ने ऑयल इंडिया पर कितना जुर्माना लगा दिया है? तो ऑयल इंडिया पर 25 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। देखिए ये मई की बात है। मई में असम में एक जगह है जिसका नाम है बागजान। क्या नाम है? बागजान। बागजान में क्या हुआ था? बागजान में गैस का रिसाव हो रहा था। गैस का रिसाव होते होते अब जून के महीने में उसमें आग लग गई है। ठीक बात है, जिससे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रभावित हुआ। मैंने आपको कहा था कि सिंगापुर से एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए इसे कंट्रोल करने के लिए। तो चूंकि आग लग गई है, आग लगने से एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हुआ है, तो यही बात बोली है एनजीटी ने। एनजीटी ने क्या कहा है कि पर्यावरण को नुकसान के लिए 25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक होगी। कौन सी कंपनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है जिसके ऊपर ये जुर्माना लगा है। ठीक हो गई बात। अब मैं एनजीटी के बारे में देख लेता हूं। देखिए एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के अध्यक्ष हैं। ठीक बात है। क्या काम होता है? एनजीटी एक रेगुलेटरी बॉडी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है। देखिए आप देख, न्यायाधिकरण है हरित क्षेत्र का। ये ग्रीनरी से संबंधित जितने भी, एनवायरमेंट से संबंधित जितने भी लॉज हैं उनका इंप्लीमेंट कराता है। अगर कहीं इंप्लीमेंट में चूक हो रही है तो दंडित करता है। दंडित के रूप में आर्थिक जुर्माने आदि लगाता है, ये आप जानते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट चल रहा हूं, आ जाइए। कह रहा आईएमएफ ने वर्ष 2020 में भारत में जीडीपी में कितनी गिरावट की बात कही है। देखिए आईएमएफ की रिपोर्ट आई है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत में 2020 में 4.5% की गिरावट आएगी। हालांकि नेक्स्ट ईयर 2021 में इसमें रिकवरी संभावना बताई है आईएमएफ ने। ठीक बात है। देखिए आईएमएफ में अगर मैं बात करूं तो चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, आपको पता होना चाहिए। आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है। कौन है? गीता गोपीनाथ है उनका नाम, जो चीफ इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने ही ये रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इन्होंने बताया है, तो आपको याद रखना चाहिए। फिर मैं आईएमएफ से संबंधित क्वेश्चन बता देता हूं। आईएमएफ की स्थापना 1945 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा आईएमएफ की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं हेडक्वार्टर कहाँ आईएमएफ का? आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पे? वॉशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर। ठीक हो गई बात। मैंने आपको पहले भी बताया था आईएमएफ जो है किस तरह के लोन देता है। देखिए एक होते हैं डेवलपमेंट लोन, ठीक बात है, और एक होते हैं साख संतुलन के लिए, घाटा पूरा करने के लिए। तो आईएमएफ जो है घाटा पूरा करने वाले लोन देता है। इसके लोन जो है सशर्त होते हैं। ठीक बात है। उन पर ब्याज दर भी ली जाती है, इसलिए आईएमएफ के ऋण से बचा जाता है। कभी बाद में डिस्कस करूंगा आईएमएफ और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, दोनों में तुलना करूंगा कि क्या क्या डिफरेंस है। ठीक हो गई बात। मैंने आपको बता दिया इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा है एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य में शुरू की गई है। देखिए त्रिपुरा सरकार ने ये योजना शुरू की है। आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से वर्तमान में स्कूल कॉलेजेस को खोल पाना अभी संभव नहीं है। आप जानते हैं ट्रेनें भी, जो रेगुलर ट्रेनें थी, अगस्त तक कैंसिल कर दी गई हैं। केवल स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी। तो आप समझिए कोरोना की गंभीरता को। तो त्रिपुरा की सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए कोई स्मार्टफोन नहीं है किसी माँ बाप के पास, तो मैसेज के थ्रू भी उसे पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे जो हैं डल ना हो जाएं घर में रह करके, एजुकेशन के प्रति उनका मोह कम ना हो जाए, तो इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। अभी आप आगे भविष्य में बहुत से राज्य सरकारों में इस तरह के प्रोग्राम देखेंगे। ठीक हो गई बात। मैं बात कर रहा हूँ त्रिपुरा की। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं, त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो आपको देखना चाहिए विप्लव कुमार देव जो हैं त्रिपुरा के सीएम हैं। विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के सीएम हैं। और आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पे गवर्नर कौन है, तो अनिल बैस जो है वहां पे रमेश बैस जो है वहां पर गवर्नर हैं।
ठीक हो गई बात। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने के लिए कब मनाया जाता है ये दिन भी? ये भी 26 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जितने भी आपकी नशीली दवाएं हैं इनका दुरुपयोग कम से कम हो। ठीक बात है। तो 26 जून को मनाया जाता है और लोगों में कैसे अवेयरनेस आया नशीली चीजों से बचने के लिए, तो उसी लिए मनाया जाता है 26 जून को ये दिवस। नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा ई पंचायत किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश को मिला है प्रथम पुरस्कार ई पंचायत का। क्यों मिला है? देखिए आप ई से ही समझ गए होंगे। ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिकी के माध्यम से, यानी पंचायत के द्वारा हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिकी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया हुआ। खसरा, खतौनी और दुनिया भर के जो गांव से रिलेटेड, आम जन से रिलेटेड पेपर हैं इन्होंने ऑनलाइन कर दिए होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा होगा पंचायतों में, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए और कार्यों का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें गतिशीलता है कार्यों को लागू करने में। तो इसलिए प्रथम पुरस्कार मिला है भारत में हिमाचल प्रदेश को। ठीक बात है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं यहाँ के सीएम। तो आप देख सकते हैं सीएम जयराम ठाकुर है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। चलिए देखिए ये जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, मैंने सबको कोशिश करी डिस्कस करने की। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक होगी बात। और देखते रहिए, मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।